Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher, and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Student, in our previous class we have discussed the compounds of carbon, that was ethanoic acid and also the ethanol, and today we will discuss a new topic that will be soap and detergents. Means हम लोगों ने लास्ट क्लास में कार्बन के कंपाउंड डिस्कस किए थे और आज वाली क्लास में हम लोगों को सोप एंड डिटर्जेंट डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करना है कि व्हाट आर डिटर्जेंट्स। तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो डिटर्जेंट क्या होते हैं? दोज कंपाउंड विच आर हैविंग क्लींजिंग प्रॉपर्टी, यानी वो कंपाउंड्स जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी को रखते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस या वो केमिकल कंपाउंड जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी को रखते हैं, यानी किसी चीज़ को क्लींजिंग एक्शन दिखाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डिटर्जेंट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स, दोज केमिकल सब्सटेंसेस एंड compounds which are having cleansing property, are known as detergents। वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? डिटर्जेंट्स कहलाते हैं। और डिटर्जेंट्स यानी हर वो कंपाउंड, हर वो केमिकल सब्सटेंस जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी रखता है, किसी सब्सटेंस को, डर्ट को रिमूव करने की टेंडेंसी रखता है, वो क्या कहलाता है? डिटर्जेंट कहलाता है। अब हम जब डिटर्जेंट का फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो डिटर्जेंट हमारे पास डिटर्जेंट्स का हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं दो पार्ट में। एक को हम बोलते हैं सोप और दूसरा होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट दो तरीके के होते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, ठीक है। अब ये सोप क्या होते हैं और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? ये डिटर्जेंट्स और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स में क्या अंतर है, तो वो अब हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इन शॉर्ट डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? हर वो केमिकल सब्सटेंस जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी रखेगा, वो क्या कहलाएगा? जो डर्ट और ऑयल के टूवर्ड्स क्लींजिंग प्रॉपर्टी रखेगा, यानी उसको रिमूव करने की टेंडेंसी रखेगा, वो क्या कहलाएगा? डिटर्जेंट फर्दर क्लासीफाइड होगा सोप्स में और क्या होगा? सिंथेटिक डिटर्जेंट में। तो दोनों को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सोप को। तो हम यहाँ सोप की पहले डेफिनेशन कवर करते हैं, फिर आगे चलते हैं कि सोप्स क्या होते हैं। तो सोप्स के लिए हम कहते हैं सोप्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम। सोप्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ long chain of hydrocarbon containing fatty acids, means सोप्स क्या होते हैं? सोप सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं। किसके सॉल्ट? सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड्स। जब फैटी एसिड्स, वो फैटी एसिड्स यानी फैटी एसिड का मतलब एसिड ग्रुप के साथ एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चैन होगी, कार्बन और हाइड्रोजन की चैन होगी, यानी बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े होंगे, और वहां पर एसिड का H+ रिमूव होके सोडियम आ जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? सोप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर सोप का एग्जाम्पल कवर करता हूँ। जैसे हम सोप के एग्जाम्पल के लिए कहते हैं सोडियम पाल्मिटेट, एक एग्जाम्पल होता है सोप का जिसका नेम होता है। दूसरा होता है सोडियम स्टीरेट। सोडियम पाल्मिटेट और सोडियम स्टीरेट आर द एग्जाम्पल ऑफ सोप्स। अब सोडियम पाल्मिटेट का फॉर्मूला क्या होता है और सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो हम लोग मैं यहाँ लिखता हूँ कि सोडियम पाल्मिटेट की बात करूँ या सोडियम स्टीरेट की बात करूँ तो फॉर्मूला होता है C17H35 COONA और C15H31 COONA, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये है सोडियम पाल्मिटेट, और ये है सोडियम स्टीरेट। बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ सोप, यानी दोनों ही क्या हैं? सोप हैं, स्टीरेट, ठीक है। अब हमने क्या डेफिनेशन क्या करी है? सोप्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। आप यहाँ देखिए कार्बन की ये क्या? C17H35,
ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है जिसमें 17 कार्बन और 35 हाइड्रोजन जुड़े हैं। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन तो ये रही लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और आपको पता है कि एसिड ग्रुप, फैटी एसिड का मतलब यानी COOH, हमने पढ़ा है पीछे। COOH को क्या बोलते हैं? एसिड ग्रुप। तो जब एसिड ग्रुप में से हाइड्रोजन रिमूव होके या तो सोडियम आ जाता है या फिर मैं ऐसे लिखूं कि C17H35COO, Na की जगह में क्या लिख दूं? K, पोटेशियम आ जाता है। तो वो क्या होते हैं? दीज आर द सोप्स। तो यही तो है डेफिनेशन, सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स। सोडियम के सॉल्ट होते हैं सोप या फिर पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन होती है ना, कंटेनिंग फैटी एसिड। और ये हाइड्रोकार्बन क्या कंटेन करता है? फैटी एसिड को। और उस एसिड का H+ रिमूव होके या तो Na लग जाए या फिर K लग जाए तो वो क्या कहलाता है? सोप कहलाता है। तो सोप का ये फॉर्मूला होता है, जिसका ये फॉर्मूला है सोडियम स्टीरेट। और अगर हमने पोटेशियम लिखा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम स्टीरेट। ये है सोडियम पाल्मिटेट। अगर मैं Na की जगह K यूज़ कर लूँ, पोटेशियम यूज़ कर लूँ, तो इसी का नाम हो जाएगा पोटेशियम पाल्मिटेट। तो इस तरीके से हमारे सोप हो जाते हैं कि सोप के अंदर सोप क्या होते हैं? तो लॉन्ग चेन ऑफ, हम कह सकते हैं कि सोप्स जो होते हैं जनरली हम ये कह सकते हैं दीज आर नेचुरली अकरिंग एनिमल फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स। नेचुरली अकरिंग वेजिटेबल फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स। ये देखिए आप यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा, तो सोप्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग एनिमल फैट्स होते हैं, यानी ये फैटी एसिड्स होते हैं, और या फिर ये वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। और इनका फॉर्मूला क्या होता है? सोप के फॉर्मूले में एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसके बाद एसिड ग्रुप जुड़ा होता है, और एसिड ग्रुप के साथ हाइड्रोजन रिमूव होके क्या आता है? सोडियम या पोटेशियम आ जाता है, तो वो सोप बन जाता है। और डिटर्जेंट वो होते हैं जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक सोप्स और दूसरे सिंथेटिक डिटर्जेंट। अभी हम सोप को डिस्कस कर रहे हैं, डिटर्जेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ले लीजिए आप, होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ें तो हमने सोप के बारे में देख लिया, इसका छोटा सा क्लासिफिकेशन भी कर लिया, और ये भी जान लिया कि जो भी केमिकल सब्सटेंसेस क्लींजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है डिटर्जेंट। अब इसके बाद बारी आती है कि जब ये हमने इनके एग्जाम्पल भी देख ली और ये भी देख ली, तो सबसे पहले बारी आती है कि डिटर्जेंट तो होते हैं, एक्चुअल में काम क्या करते हैं? तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोप। सोप की स्ट्रक्चर क्या होती है? तो सोप की स्ट्रक्चर की जब बात होती है बच्चों, तो हमने लिखा C17H35COO ये क्या था? सोडियम स्टीरेट, जो कि एक सोप का फॉर्मूला है। अब हमने कहा कि ये वाला पार्ट है, दिस इज द हाइड्रोकार्बन पार्ट। अब हाइड्रोकार्बन को कैसे दिखाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट कार्बन है, जहां पर भी बैंड आएगा वहां सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, सेवेंथ कार्बन, एट्थ कार्बन, नाइन्थ कार्बन, 10th कार्बन, 11th कार्बन, 13th कार्बन, है ना, 12 कार्बन, 13, 14, 15, 16, 17। देखिए आप, फर्स्ट कार्बन यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, फोर्थ यहाँ है, फिफ्थ यहाँ है, सिक्स्थ यहाँ है, सेवन्थ यहाँ है, एट्थ यहाँ है, नाइन्थ यहाँ है, 10th यहाँ है, 11th यहाँ है, 12th यहाँ है, 13 यहाँ है, 14 यहाँ है, 15 यहाँ है, 16 यहाँ है और 17 यहाँ है। तो ये क्या हो गया? C17H35। देखिए अब मैं आपको उसको लिख के दिखाता हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने यहाँ डॉट बनाए हैं यहाँ कार्बन रखा है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, सेवन्थ कार्बन, एट्थ कार्बन, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, ठीक है, 12th, 13, 14, 15, 16 और 17 कार्बन ऐसे बन गए, जिसको हमने लिखा C17। अब C17 में हमें 35H जोड़ने हैं। तो आप देखिए, कार्बन हम पढ़ रहे हैं, कार्बन के कंपाउंड, और हमें पता है कि हर कार्बन, ईच एंड एवरी कार्बन कंटेन 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड चाहिए। तो इस कार्बन की रेस्पेक्ट में एक बॉन्ड तो बना हुआ है, इसको कितने हाइड्रोजन दें कि 4 बॉन्ड बन जाए? तो 3 हाइड्रोजन दे दूं तो हो गए इसके 4 बॉन्ड, यानी ये क्या बन गया? इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट करके लिखूँ तो क्या बन गया? CH3, यानी ये क्या है? CH3 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा जगह कम बच जाएगी हमारे पास, यानी ये 3H आए, 3 बॉन्ड बनाए। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या है? 2 बॉन्ड तो बने हुए हैं, तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 और चाहिए, हो गया 4 बॉन्ड बन गए इसके। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हर जगह 2-2, ताकि कार्बन हर जगह टेट्रावैलेंट हो जाए, यानी 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले। तो कार्बन को हम हर जगह 2 हाइड्रोजन भी प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि ये
फॉर्मेशन कर ले 4 बॉन्ड्स का, ठीक है, और टेट्रावेलेंट हो जाए। देखिए आप, अब आप काउंट कर लीजिए 3 to 5 to 7 to 9 to 11 to 13 to 15 to 17 to 19 to 21 to 23 to 25 to 27 to 29 to 20 31 33 35। तो आप देखिए 35 कार्बन और हाइड्रोजन इस तरीके से अरेंज होते हैं, जिसको हम ऐसे, यानी ये जो ये वाला पार्ट है, दिस इज द पार्ट, दिस पार्ट इज हाइड्रोकार्बनिक पार्ट, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं। आप छोटा सा भी बना लीजिए, ऐसे भी बना लेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन हमें एक्चुअल में 17 कार्बन ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन हाइड हो जाते हैं, हाइड्रोजन हाइड हो जाते हैं, मैंने इस चैन में दिखा दिए, इस चैन में हाइड कर दिए, ठीक है। तो ये ऐसे है। अब C17 35 और इसके आगे जो ये पार्ट जुड़ा है, दिस इज द आयोनिक पार्ट, जिसको हमने ऐसे दिखाया, ठीक है। अब ये जो आयोनिक पार्ट है, देखिए ये आयोनिक पार्ट का मतलब है कि जब ये पानी में जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, और जब ये ब्रेक होगा तो हमें पता है मेटल के ऊपर आता है पॉजिटिव और नॉन मेटल के ऊपर आएगा नेगेटिव। तो ये जो ये वाला पार्ट है, दिस इज द COO नेगेटिव पार्ट, COO नेगेटिव पार्ट, और Na अभी अलग हो गया यहाँ से। तो अब देखिए, इन शॉर्ट कहते हैं कि हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो सोप की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, यानी सोप को हम ऐसे दिखाते हैं, आयनिक फॉर्म में सोप ऐसा होता है। अब इस सोप के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। इस हाइड्रोकार्बन पार्ट को हम यहाँ बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला आयोनिक पार्ट जो होता है, इसको आयोनिक पार्ट भी आप बोल सकते हो, आयोनिक पार्ट, और इस आयोनिक पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। तो आयोनिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये क्या है, इस पर नॉन आयोनिक पार्ट, ये कैसा पार्ट है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, नॉन पोलर होता है। तो ये क्या है, नॉन आयोनिक और नॉन पोलर बोल सकते हो आप, नॉन पोलर पार्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये क्या है, आयोनिक पार्ट, ये वाला पार्ट आयोनिक है, जिसको हमने ऐसे दिखाया है, और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट। यहाँ पर कहें तो ये पार्ट कौन सा है, हाइड्रोफोबिक, और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है बच्चों, हाइड्रोफोर, देखिए सॉरी मैं उठा लेता हूँ, चलिए, हाइड्रोफोर वाटर, और फोबिक वर्ड लिया है फोबिया से, फोबिया मीन्स डर। तो वाटर हीटिंग, डर किससे लग रहा है, पानी से। तो ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या होता है, वाटर हीटिंग होता है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता है, हमेशा वाटर हीटिंग होता है। और वाटर हीटिंग, ये वाटर तो हीट, ये वाला पार्ट, ये जो ये वाला है, ये वाटर हीटिंग पार्ट होता है। हाइड्रो फॉर वाटर, फोबिक फॉर हीट करना, ठीक है, वाटर हीटिंग। और वाटर हीटिंग पार्ट होता है, लेकिन लविंग किसको करता है, ये ऑयल और डर्ट लविंग होता है, ऑयल एंड डर्ट लविंग। आ रही बात समझ, ये पार्ट पानी से तो दूर भागना चाहता है। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, जिसको हम हाइड्रोफोबिक पार्ट बोल रहे हैं, या नॉन आयनिक पार्ट बोल रहे हैं, या नॉन पोलर पार्ट बोल सकते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, यानी वाटर हीटिंग होता है, ये पानी से दूर भागना चाहता है, क्योंकि पानी होता है पोलर और ये है नॉन पोलर, और नॉन पोलर में डिजोल्व होता है। तो ये वाटर हीटिंग है, लेकिन ये किसके लविंग है, ये पानी से तो दूर भागना चाहता है ये पार्ट, लेकिन ये पास किसके जाना चाहता है, तो ये जाना चाहता है ऑयल और डर्ट के। ये ऑयल और डर्ट लविंग होता है, उससे बड़ी जल्दी अटैच होने की टेंडेंसी रखता है। अब ये जो सेकंड पार्ट है, जिसको हम आयोनिक पार्ट बोल रहे हैं, ये आयोनिक पार्ट बोलें या पोलर पार्ट बोल दो आप, पोलर माने जिस पर चार्ज क्रिएट होता हो, तो ये पोलर पार्ट है। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो फॉर वाटर, फिलिक फॉर लविंग। तो ये क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, वाटर लविंग। पोलर पार्ट जो है ये क्या होता है, वाटर लविंग। ये क्या चाहता है, ये पानी के ओर जाना चाहता है, ये पानी के साथ रहना चाहता है, पानी के साथ बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है। और जब ये वाटर लविंग है तो हीट किसे करेगा, ये ऑयल और डर्ट को क्या करेगा, ऑयल और डर्ट हीटिंग होगा। ये वाला वाटर हीटिंग है, ये ऑयल और डर्ट हीटिंग है। ये वाटर लविंग है, ये ऑयल और डर्ट लविंग है। आ रही है बात समझ। तो सोप के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। तो ये है इसकी स्ट्रक्चर। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस स्ट्रक्चर के बाद बच्चों बारी आती है कि पानी में जब ये जाते हैं तो क्या करते हैं। पानी में जब ये जाते हैं तो क्या करते हैं, यानी क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। और आपको क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ाने से पहले आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है, यानी डिफाइन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, सोप कैसे बनाए जाते हैं, उसकी केमिकल रिएक्शन लिखिए।
वो करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया होगा, इसके बाद मैं आपको सैपोनिफिकेशन कराता हूँ, यानी उसका प्रिपरेशन मेथड सिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे का क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि सोप कैसे पानी में जाकर वाटर के साथ ट्रीट करके किसी सब्सटेंस को क्लीन करता है। तो हम लोग पहले देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो प्रिपरेशन ऑफ सोप में प्रिपरेशन सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सोप। अब प्रिपरेशन ऑफ सोप में जिस मेथड से इसको बनाया जाता है उस बड़ा फेमस मेथड है, और इस मेथड का नाम है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, या फिर हम कई बार इसको हाइड्रोलिसिस भी बोल देते हैं, हाइड्रोलिसिस भी बोल देते हैं। तो सैपोनिफिकेशन या फिर हाइड्रोलिसिस हम इसको बोलते हैं। सैपोनिफिकेशन मीन्स सैपोनिफिकेशन, सोप का बनाने का पैटर्न। तो सैपोनिफिकेशन या प्रिपरेशन ऑफ सोप बोलते हैं। अब सैपोनिफिकेशन या प्रिपरेशन ऑफ सोप में क्या होता है? तो इसमें हम सबसे पहले क्या होता है, तो ट्राई ग्लिसराइड लेते हैं, जो कि क्या होता है? फैट और ऑयल होता है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड लेते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है? फैट और ऑयल। उसको हम किससे ट्रीट कराते हैं? तो एक स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट कराते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट कराते हैं। तो जब इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट कराते हैं तो ये क्या बनता है? ग्लिसरॉल। ये क्या बनता है? ग्लिसरॉल प्लस सोप, प्लस ग्लिसरॉल प्लस सोप। और ये सोप क्या है? एक्चुअल में फैटी एसिड, फैटी एसिड। तो सैपोनिफिकेशन की डेफिनेशन क्या कहलाएगी? चलिए वो कवर करते हैं, कि हम कहेंगे व्हेन ट्राइग्लिसराइड ब्रैकेट में हम कह सकते हैं फैट और ऑयल reacts with a strong base, जब ट्राइग्लिसराइड एक स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करता है, reacts with a strong base, they produce glycerol and fatty acid. This fatty acid is called as soap. This fatty acid is called as soap, and the process is called as saponification. The process is called as saponification. तो इस तरीके से ये हम इसकी डेफिनेशन कवर कर ली, कि हमने कहा कि जब एक फैटी एसिड ऑयल जिसका फॉर्मूला है ट्राइग्लिसराइड को एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट कराते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करने पर वो ग्लिसरॉल फॉर्म करता है और फैटी एसिड फॉर्म करता है। वो जो फैटी एसिड फॉर्म करता है उसको बोला जाता है सोप, और इस प्रोसेस को बोला जाता है सैपोनिफिकेशन। क्लियर होती है बात? होप आपको क्लियर होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं काउंटिंग करता हूँ 1 2 3। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार दोबारा 1 2 3 1 2 3। होप आपने ले लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलिए, नहीं भी लिया अगर ले पाए तो कोई बात नहीं, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया है तो आप वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं? आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको राइट कीजिए और उसके बाद दोबारा कंटिन्यू में कर लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं कि ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला होता है CH2O C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 14 CH3, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 14 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 14 CH3। दिस इज द ट्राइग्लिसरॉल, ठीक है, दिस इज द ट्राइग्लिसराइड, ठीक। अब इस ट्राइग्लिसरॉल के साथ या ग्लिसरॉल की जगह हम राइड लगाएं, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। अब ये ट्राइग्लिसराइड किसके साथ ट्रीट कर रही है? एल्कली, एक स्ट्रॉन्ग बेस, या तो NaOH या फिर KOH। तो ये क्या है? एक एल्कली है, जो कि एक क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और आपको नाम इसका पता ही है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब होता क्या है वो समझिए, कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब ये 3 NaOH में
ये कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से, ये बनेगा Na प्लस और ये वाला पार्ट बनेगा माइनस। ठीक है, जब हम इसको ब्रेक कराएंगे तो ये बनेगा Na प्लस और OH माइनस। बेस कैसे टूटता है, OH और Na प्लस। अब जब हम इसको यहाँ ब्रेक कराएंगे तो ये वाला पार्ट बनेगा प्लस और ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस और ये बनेगा माइनस। अब ये वाला प्लस कहाँ जाएगा भाई, ये 3 प्लस इन 3 माइनस के पास जाएंगे, यानी एक Na आ जाएगा यहाँ पर, एक Na आ जाएगा यहाँ पर और एक Na आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से जो 3 ये आगे 3 लगा हुआ है तो 3 OH कहाँ जाएंगे, एक OH आ जाएगा यहाँ पर, एक OH आ जाएगा यहाँ पर और एक OH आ जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं प्रोडक्ट में क्या बना। तो देखिए आप, जब CH2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आए तो प्लस माइनस ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया और ये क्या बन गया, CH2OH। फिर यहाँ क्या हुआ, CH और OH आए, ठीक है, और इन्होंने प्लस माइनस से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया तो क्या बन गया, CHOH। इसी तरीके से यहाँ OH आया और ये क्या बना गया, CH2OH। इसको बोलते हैं बच्चों ग्लिसरॉल। ये क्या बन गया, ग्लिसरॉल बन गया। ठीक है, इतना पार्ट टूट के अलग हो गया। अब ये वाला पार्ट देखते हैं, तो ये वाला पार्ट में आप देखिए ये सारा पार्ट अब सेम हो गया। ये देखिए आप, ये वाला पार्ट भी सेम है, ये वाला पार्ट भी सेम है। तो इसको 3 बार लिखने से बेटर है कि मैं क्या लिख दूं आगे, 3 कौन आया पहले, Na, तो हमने लिख दिया 3 Na। उसके आगे कौन है, O, उसके आगे कौन है, C डबल बॉन्ड O, उसके आगे कौन है, CH2 का होल 14 और आगे कौन है, CH3। तो एक 3 टाइम्स ये बन गया। और ये क्या है, फैटी एसिड, और इस फैटी एसिड को हम क्या बोलते हैं, सोप। इस फैटी एसिड को क्या बोलते हैं, सोप। और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये है सोडियम पाल्मिटेट का फॉर्मूला, सोडियम पाल्मिटेट। ठीक है, तो इस तरीके से सोप का फॉर्मेशन हुआ। होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा और सिंपल पैटर्न बताऊं आपको। चलिए थोड़ा सा और सिंपल करके कोशिश करते हैं आपको, मतलब यही पैटर्न दोबारा बताता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहले मैं हट जाता हूं, आप पहले आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसी पैटर्न को दोबारा बताता हूं। देखिए आप इसको, तो होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब देखो इसी पैटर्न को, मतलब लिखने में अंतर है, चीज़ें तो यही हैं, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ कि हमने क्या किया, पहले हमने क्या कर दिया कि हमने ये मॉलिक्यूल जो था रिवर्स उल्टा करके लिख दिया, ये मॉलिक्यूल उल्टा करके लिख दिया। या पहले हमने क्या लिख दिया, NaOH लिख दिया, 3NaOH। ठीक है, प्लस ये जो मॉलिक्यूल था ये वाला, इसको हम लिख रहे हैं कैसे, इसको हम लिख रहे हैं CH2O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 14 CH3 सिंगल बॉन्ड CHO C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 14 CH3, और ये हो गया CH2O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 14 CH3। ठीक है, अब क्या करो आप, इसमें इस वाले पार्ट के साथ कौन गया था, OH। तो आप इसको ऐसे कर लो कि ये 3 OH और इन 3 NaOH को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, NaOH प्लस NaOH, लो थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, प्लस NaOH। भाई 3 NaOH को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, आपको ऐसा अच्छे से समझ में आ जाए। हमें पता है ये ब्रेक होगा कहाँ से, यहाँ से, OH से। तो OH वाला पार्ट ब्रेक हो गया और इसको ब्रेक करा दो आप यहाँ से। ठीक है, ऐसे हमने इसको बना दिया। अब जब ये दोनों आपस में चले गए, रिएक्ट हो गए, तो ये आपस में क्या बनाएंगे, CH2OH CHOH CH2OH। तो आप लिख दो इसको ऐसे ही, इस बॉक्स में जो कुछ है वो लिख दो, CH2OH CHOH, और आगे क्या है, CH2OH। तो ये बन गया ग्लिसरॉल, जिसको हमने नाम दिया था ग्लिसरॉल। और जो बच गया उसको ऐसे दिखा दीजिए, ये यहाँ चला गया, ये वाला सोडियम यहाँ चला गया, ये वाला सोडियम इस ऑक्सीजन के पास चला गया। तो क्या हुआ, NaO C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 14 CH3। कितनी बार है, 1 2 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3, तो देखो वही बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों पैटर्न एक ही हैं, बस समझाने के लिए दोनों को आपको बताया। होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। तो दिस इज़ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ सोप। सोप को ऐसे बनाया जाता है, ये है सोप। ठीक है,
सोडियम पाल्मिटेट, और ये एक फैटी एसिड है। क्लियर होती है बात? चलिए, होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब इससे आगे बात करते हैं कि जब सोप हो गया तो अब बारी आती है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में एक कंडीशन प्रोड्यूस होती है जिसको हम यहीं पर कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीशेल्स। मीशेल्स, ठीक है। इसको बोलने का प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग अलग होता है, कोई बोलता है माई सेल्स, कोई मी शेल्स, कोई मी सेल्स, ठीक है। तो मी सेल्स बोलते हैं जनरली आप, ठीक है। तो मी सेल्स क्या होते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन कवर कर लेते हैं, फिर मैं इसको आगे बताता हूं। तो मी सेल्स क्या होते हैं? द क्लस्टर ऑफ अबाउट 100 to 200 molecules, the cluster of about 100 to 200 molecules with hydrophilic and on the surface of cluster and hydrophobic and towards the center is called as मीशेल्स, ठीक है। उसको मीशेल्स बोला जाता है। अब आप समझिए मीशेल्स क्या होते हैं, क्योंकि मीशेल्स की हमें नीड पड़ेगी। तो देखिए होता क्या है, अभी मैंने बताया कि सोप के अंदर अभी बताया था कि एक इस तरीके का पार्ट होता है जो कि क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटिंग होता है, हम कहें वाटर हीटिंग होता है, और वाटर हीटिंग होता है। लेकिन ये होता क्या है, वाटर को तो हीटिंग करता है, लेकिन ऑयल एंड डर्ट लविंग होता है। ऑयल के टूवर्ड्स ज़्यादा भागना चाहता है, पानी से दूर भागना चाहता है। जबकि ये वाला पार्ट जो हमने एक बनाया था, दिस इज़ द आयोनिक पार्ट, और इस आयोनिक पार्ट को हम बोल रहे थे बच्चों, आयोनिक पार्ट को हमने बोला था हाइड्रोफिलिक पार्ट। और ये हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर लविंग, पानी के साथ रहना चाहता है, पानी के साथ रिएक्ट करना चाहता है, बट क्या, ऑयल एंड डर्ट हेटिंग, ऑयल और डर्ट से दूर जाना चाहता है। साफ सुथरा आदमी है, बढ़िया आदमी है, गंदी चीज़ों से दूर रहता है। ये बेकार आदमी है, ये गंदी चीज़ों के पास जाना चाहता है, ठीक है। ये है। अब होता क्या है वो समझिए, हम बात कर रहे हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में क्या होता है कि जैसे ही हम पानी के अंदर, पानी ये हमारा वाटर है, और इस वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं या सर्फ डालते हैं या सोप डालते हैं, सोप जाता है इसके अंदर। तो सोप क्या है, ये वाले पार्ट है। तो सोप में ये वाले पार्ट है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, इसका ये वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो पानी में नहीं जाना चाहता, पानी से दूर जाना चाहता है, और ये वाला पार्ट पानी में रहना चाहता है। तो ये क्या करता है, ये पानी से दूर भागता है, और ये पानी से दूर भागने के चक्कर में ये सारे पार्ट क्या होते हैं कि सपोज करो कि मेरे पास ये गेंद है, आपने गेंद देखी है, गेंद के अंदर वाला पार्ट को आप छू सकते हो क्या, अंदर वाले पार्ट को छू सकते हो, नहीं ना। ऊपर वाले पार्ट को आप पूरी सरफेस को छू सकते हो। तो एक्चुअल में एक गेंद बन जाती है, इस पार्ट की एक गेंद बन जाती है, और ये वाला जो वाटर हीटिंग पार्ट होता है ना, ये गेंद के अंदर ऐसे समझ लीजिए अंदर की तरफ चला गया, जिसको हम छू नहीं पा रहे, ये अंदर की ओर चला गया। और ऊपर कौन है सारे में ऊपर कौन है, ये वाला वाटर लविंग पार्ट। तो वाटर लविंग पार्ट ने किसको प्रोटेक्शन दे दिया, इस वाटर हीटिंग पार्ट को। यानी ये क्या होता है, इस पानी के अंदर ये जो वाटर हीटिंग पार्ट है, ये पानी से दूर जाता है और अंदर की ओर भागना स्टार्ट कर देता है, और ये क्लस्टर बना लेते हैं, यानी इकट्ठे होकर एग्रीगेट हो जाते हैं और एक क्लस्टर सा बना लेते हैं, ठीक है। एक क्लस्टर सा फॉर्म कर लेते हैं कुछ इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके का क्लस्टर फॉर्म हो जाता है। तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट आके सारे इकट्ठे हो गए, यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए। अब इसके इस पार्ट के साथ कौन लगा हुआ है, आयोनिक पार्ट। तो आयोनिक पार्ट ऊपर रहता है कुछ इस तरीके से। तो आयोनिक पार्ट जब इस तरीके से रहता है तो एक्चुअल में वो क्या करता है, अंदर वाले पार्ट को प्रोटेक्ट कर देता है, उसको सेव कर देता है, उसको सुरक्षा दे देता है, और खुद कहाँ आ जाता है, बाहर की तरफ। जस्ट लाइक जैसे आपकी क्रिकेट की बॉल, अगर मैं प्लास्टिक की क्रिकेट की बॉल की बात कर रहा हूँ
तो प्लास्टिक की क्रिकेट की बॉल के अंदर वाले पार्ट को आप नहीं छू सकते हैं और वो सेफ है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस किसको प्रोटेक्शन दे रही है? अंदर वाले पार्ट को। तो क्या होता है, आप बाहर वाली सरफेस को तो छू सकते हो लेकिन अंदर वाले पार्ट को नहीं छू सकते हो, और कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यानी क्या हुआ कि अब ये गेंद बन चुकी है और गेंद के ऊपर कौन है? सारे में ऊपर साइड में कौन है? ये मेरा हाथ गेंद है। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट कौन है? ये रेडिश पार्ट यानी आयोनिक पार्ट है। और जो अंदर चला गया, जो फिंगर्स अंदर चली गई, जिनको हम छू नहीं पा रहे हैं, वो क्या है? हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर हिटिंग होता है, ये अंदर की तरफ चला जाता है, और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट, आयोनिक पार्ट वाटर लविंग होता है, ये बाहर की तरफ रहता है। और जब ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको बोला जाता है बच्चों मीशेल्स। यही है हमारे मीशेल्स। ठीक है, क्या डेफिनेशन दी? द क्लस्टर ऑफ अबाउट 100 to 200 मॉलिक्यूल्स विद हाइड्रोफिलिक एंड 100 और 200 मॉलिक्यूल्स, सोप के 100 से 200 मॉलिक्यूल्स क्लस्टर जब बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसमें हाइड्रोफिलिक एंड एक तो होता है हाइड्रोफिलिक एंड, जो कि क्या होता है? ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर, जो ऊपर की ओर होता है, सरफेस पर होता है, क्लस्टर पर हाइड्रोफिलिक एंड। ये है हाइड्रोफिलिक एंड कहाँ होता है? सरफेस पर। और हाइड्रोफोबिक पार्ट कहाँ होता है? एंड हाइड्रोफोबिक एंड टूवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की तरफ चला जाता है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये सेंटर की तरफ चला जाता है। तो जब ये हो जाता है तो इसे बोलते हैं मीशेल्स। अब ये मीशेल्स काम करते हैं क्लींजिंग एक्शन में। तो पहले आप मीशेल्स की डेफिनेशन और इसको देखिए, फिर हम बात करते हैं क्लींजिंग एक्शन की प्रॉपर। देखिए आप इसको, तो इस तरीके से फॉर्म हो जाता है और इस तरीके से मीशेल्स फॉर्म होते हैं, और ये जो मीशेल्स हैं क्लींजिंग एक्शन में पार्ट करते हैं। अब क्लींजिंग एक्शन क्या होता है सोप का, और सोप के बाद डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, यूजेस ऑफ सोप्स क्या होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ सोप क्या होते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।